हेलो एवरीवन, आरएमसी के ऑनलाइन सेशन में सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कि जनरल स्टडीज़ के लेक्चर्स हम आपके साथ डिस्कशन हम कर रहे हैं। और जो टॉपिक हमने या जो सब्जेक्ट हमने पहले करना स्टार्ट किया है वो इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में कल हमने इंडिया का इंट्रोडक्शन आपका पढ़ा था कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आपका आता है, कौन से अर्थ के कौन से हिस्से में इंडिया आपका पड़ता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंसेस क्या है इंडिया के, नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस क्या है, ईस्ट से वेस्ट डिस्टेंस आपका क्या है, इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं आपके इंडिया के डिफरेंट वो कौन से हैं, और जो आपके स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, कौन कौन से देश आपके लगते हैं, आपकी जो टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरती है, किन राज्यों से गुजरती है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस और इनसे जुड़े आपके शॉर्टकट्स मैंने आपको कल दिए थे। आज के लिए बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है और एक बार दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए या ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एटलस बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मैं ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए आऊँ एटलस आप साथ लेकर रखेंगे ही रखेंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसके लिए एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस साथ रखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और इजीली याद भी होती रहेंगी। एटलस साथ में ज़रूर रखें। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आप ले लें, वो एनसीईआरटी बेस्ड है, लेटेस्ट है, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आप ले लें, ठीक है। आज जो टॉपिक बच्चों हमने स्टार्ट करना है ये है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का अगर मैं आपको सिंपल वे में आपको बताऊं तो इंडिया जो एक सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया जो आपके डिफरेंट लैंड और लैंडस्केप्स से आपका मिलकर बना है, तो इंडिया में वो कौन कौन से डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं जिससे मिलकर इंडिया बनता है, ठीक है। या हम ये सीधा सा बात कर रहे हैं कि फिजिकल कंडीशन के आधार पे इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो देखते हैं, आ जाओ। बिल्कुल बड़ा सिंपल है। देखो, इंडिया का जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है उसमें क्या है, आपके जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है वहां पर क्या है, आपके माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ, ठीक है बच्चों। नॉर्थ में क्या है, आपके माउंटेन्स हैं। वो माउंटेन्स कौन कौन से हैं आपके बच्चों? ये है आपका ट्रांस हिमालय है आपका, और हिमालयाज है, ठीक है। ट्रांस हिमालय है। उसके बाद नॉर्थ, माउंटेन ऑफ द नॉर्थ के जब आप साउथ में आते हो बच्चों तो यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान इसको कहते हैं हिंदी में। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे रिवर्स जो हिमालय से ऑरिजिनेट होती हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद जो दूसरा आपका लैंडस्केप है इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इंडिया का कौन सा पार्ट है? तो देखो, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला इसका पार्ट है इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। और जो इसका दूसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स हैं और डेक्कन प्लेट्यू है। तो चौथा जो है ये है आपका कोस्टल प्लेन्स। देखिए, आपने बहुत बार सुना है कि कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, उत्कल कोस्ट, ये सारे के सारे जो कोस्ट है क्या कहलाते हैं? आपके कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5th है आपका आइलैंड। सो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ लैंडस्केप्स, जो इंडिया है इसको 5 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ के जो माउंटेन है इसमें ट्रांस हिमालय और हिमालयाज हैं। उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तर का मैदान है, जो आप देखते हैं कि यूपी आदि के क्षेत्र में, यूपी आदि का जो एरिया है उसमें बहुत बड़े आपके प्लेन्स आपके फैले हुए हैं जो रिवर्स के द्वारा आपके बनाए गए हैं। इनको हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। उसके बाद है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो इंडिया का ये वाला आपका पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू की कहते हैं। उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स के बाद है आपके आइलैंड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों आपको मैं एक और चीज समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना।
और इसमें हमने ये समझना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे। देखो, वर्ल्ड के फॉर्मेशन से लेकर बहुत सारी आपकी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं कि विश्व आपका बना कैसे, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है ये आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ठीक है। बस इसको सुनते रहना, यहाँ से मुश्किल ही आपको क्वेश्चन आएगा, बस इसको सुनते रहना। ये कहानी है हमारे प्यारे भारत की बनने की, कि हमारा जो कंट्री है वो आपका उसका फॉर्मेशन हुआ कैसे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये अल्फ्रेड वेगनर ने आपकी दी थी, और अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जब अर्थ अपने इनिशियल ईयर्स में थी उस समय अर्थ में एक ही आइलैंड हुआ करता था जो सारे कॉन्टिनेंट से मिलकर बना था। इस आइलैंड का नाम था बच्चों पेंजिया, ठीक है। और ये पेंजिया के चारों तरफ एक सागर था, इसका नाम था बच्चों पेंथालासा। अब होता क्या है, हम ये जानते हैं कि अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट एज हैं, जैसे एजोइक इरा है, पेलियोजोइक इरा है, मेसोइक आपका इरा है, ऐसे ही आपका एक एज है। और इस एज में डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके एपोक्स हैं। तो इसमें है एक कार्बोनोफेरस एपोक, कार्बोनोफेरस एपोक आपका है, कार्बोनोफेरस युग इसको कहते हैं। इस कार्बोनोफेरस युग में क्या होता है कि ये जो पेंजिया है ये टूटना शुरू करता है। और टूटता किस वजह से है, एक तो पेंथालासा से आने वाली टाइड्स, ठीक है, एक तो पेंथालासा से आने वाली टाइड्स, और आपने एक फोर्स सुना है जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, जो आपका एग्जिस्टेंस है, जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही आपका एटमॉस्फेयर टिका हुआ है अर्थ के ऊपर। और ये एटमॉस्फेयर जो है जो किसका मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है, आपका जलवाष्प का मिश्रण है, आपका वाटर वेपर का मिश्रण है, रेत के धूल कणों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर है। और ये मिक्सचर क्या करता है, अर्थ पर एक दबाव डालता है, फोर्स डालता है। इसी फोर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स। तो हमने क्या देखा कि बियॉन्ड फोर्स और टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स के कारण क्या होगा, अब पेंजिया में क्या होगा, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पेंजिया में क्या हो जाएगा, डिवीजन होना, यानी कि पेंजिया क्या हो जाएगा, देखो टूटना स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है आपका, वही पेंजिया है जो अब टूटना शुरू हो गया है, ठीक है। मैं आपके सामने पिक्चर लाइन बना रहा हूं, है ना, जैसे आप रील देखते हो ना, मैं आपको रील बनाकर दिखा रहा हूं। अब क्या होता है कि पूरा का पूरा पेंजिया क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दो पार्ट्स में आपका पेंजिया क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। ऊपर का जो भाग होगा बच्चों, इसको हम कहते हैं अंगारा लैंड, या इसको कहा जाता है लॉरेशिया, ठीक है। लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहते थे पेंजिया के नॉर्दर्न पार्ट को, और सदर्न पार्ट को कहते थे हम गोंडवाना। क्या कहते थे, गोंडवाना कहते थे। नाउ जब गोंडवाना आपका बन गया तो हम देखते हैं कि ये ऊपर क्या है, लॉरेशिया है, ठीक है, और नीचे क्या था, गोंडवाना था। अब देखो क्या होगा बच्चों कि इस गोंडवाना के भी बहुत सारे टुकड़े होंगे। देखो यहाँ पर एक बार पीछे देखो जरा, यहाँ पर जो दो हिस्से हो गए थे ना, अंगारा एंड गोंडवाना, इसके बीच में एक सागर बन गया था जिसको हम कहते हैं टैथिस सी, ठीक है। एक सागर बना था, इसका नाम क्या था आपका, टैथिस सी था। अब जब ये टैथिस सी आपका बना तो फर्दर इस टैथिस सी से क्या होंगे, आपकी टाइड्स आएंगी दोनों तरफ से। और टाइड्स आने की वजह से हम क्या देखेंगे कि इस पेंजिया के जो नीचे गोंडवाना लैंड है इसके और भी हिस्से टूटने लगेंगे, ठीक है। और भी हिस्से क्या हो जाएंगे, गोंडवाना लैंड के टूटने लगेंगे। अब गोंडवाना लैंड टूटते टूटते, अब गोंडवाना लैंड जो है वो क्या करेगा, ऊपर आपका लॉरेशिया है, इसका भी इसका भी डिवीजन होने लग शुरू हो जाएगा, और गोंडवाना लैंड का भी डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं से बच्चों जितने भी आप आइलैंड्स वगैरह देखते हो या कॉन्टिनेंट वगैरह देखते हो उनका निर्माण होगा। अब देखो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका भी किससे बना है, गोंडवाना लैंड से। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी किससे बना है, गोंडवाना लैंड से बना है। ये छोटा सा हिस्सा है हमारा प्यारा भारत जो अभी अभी पैदा हुआ है, और ये बड़ा हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा आपने देखा कि गोंडवाना लैंड से ही साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपके अलग हुए। वैसे ही जो ये लॉरेशिया था, लॉरेशिया या जिसको हम क्या कहते थे, अंगारा लैंड कहते थे, अंगारा लैंड से भी देखो नॉर्थ अमेरिका बना है।
और यूरेशिया, यूरेशिया जिसमें यूरोप और एशिया आपका मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह अब क्या होगा, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये ऊपर जाकर जुड़ेगा। ठीक है, और ये जुड़ा क्यों, इसके लिए एक थ्योरी होती है, उसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। बच्चों आपको वो एग्जाम में नहीं आएगी, पर फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बोलती है कि जिस धरती पर हम खड़े हैं वो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनता है। ठीक है, और एक प्लेट इतनी बड़ी प्लेट होती है कि पूरा का पूरा, देखो, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एक प्लेट पर है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एक प्लेट पर है, पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन एक प्लेट पर है, यूरेशिया एक प्लेट पर है, और इंडिया जिस प्लेट पर है इसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि जब इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था तो सबसे पहले इंडिया के कौन कौन से हिस्से बने हैं। तो सबसे पुराना हिस्सा जो है बच्चों इंडिया का, ये है आपका ये वाला, इसको हम कहते हैं बच्चों पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। ये क्या है, भारत का सबसे पुराना हिस्सा है, सबसे पुराना लैंडस्केप है जो फॉर्म आपका हुआ था। जब ये हिस्सा बना तो उसके बाद क्या बनेंगे बच्चों, तब बनेगी आपकी कोस्ट लाइन, है ना। तो क्या बनेंगे, इंडिया के कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, क्या बनेंगे, इंडिया के कोस्टल प्लेन्स बनेंगे। अब कोस्टल प्लेन्स के बाद बनेगा, फॉर्मेशन होगा किसका, फॉर्मेशन होगा हिमालय का। किसका फॉर्मेशन होगा, हिमालयास का फॉर्मेशन आपका होगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या बनेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। सेकंड नंबर पे क्या बनेंगे, कोस्टल प्लेन्स बनेंगे। तीसरे नंबर पे क्या बनेगा, हिमालय बनेगा। और चौथे नंबर पे इस हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या बनाएंगी, नॉर्दर्न प्लेन्स बनाएंगी। तो सबसे नया लैंडस्केप जो है इंडिया का वो कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हमने अभी पीछे देखा था, जो हमने अभी मैप बनाया था, तो इसमें हमको समझ में आता है कि भारत में सबसे पहले बच्चों क्या बना होगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू बना होगा। उसके बाद बने आपके माउंटेन्स, नहीं सॉरी, उसके बाद क्या बना बच्चों, उसके बाद बना आपका कोस्टल प्लेन, फिर बने आपके माउंटेन्स, और फिर क्या बना आपका नॉर्दर्न प्लेन्स बना, और जो बचा कुचा है वो किस में आएगा, आपका आइलैंड्स में आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों इंडिया के जो डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, भू आकृतियां हैं, स्थल आकृतियां हैं, उनका निर्माण हुआ, उन्होंने शेप लिया। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो हमने हिस्सा देखना है आज, ये है आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स इनको कहा जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स इनको कहा जाता है। माउंटेन्स इनको कहा जाता है। अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो माउंटेन है, एक तो है ट्रांस हिमालय और दूसरा है हिमालय। देखो, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस का मतलब होता है हिंदी में पार, पार, जैसे हम कहते हैं ना, सिंपल टर्मिनोलॉजी कहते हैं ना, उस पार इस पार। तो ट्रांस हिमालय का मतलब है एक ऐसा हिमालय जो हिमालय के पार है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय जो है, ऐसा हिमालय जो कहाँ है, हिमालय के नॉर्थ में है। एटलस खोल के रखना बच्चों, इसलिए मैंने आपसे कहा है। और एटलस में जो आपका पहला पेज जो होता है ना, उसमें इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप होता है। उसके बाद होता है आपका जम्मू कश्मीर का मैप, उसको खोल के रखना बच्चों, वहां पर आपको सब मिलेंगे। ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला जो है और सबसे ऊंचा ट्रांस हिमालय का, ये है काराकोरम। दूसरे नंबर पर है लद्दाख, तीसरे नंबर पर है जैस्कर, और फोर्थ इज कैलाश। तो ट्रांस हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंजेस, जैस्कर रेंजेस, कैलाश रेंजेस। ठीक है, और हिमालय कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, हिमालय बटा हुआ है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट है, पहला पार्ट है ग्रेट हिमालय, दूसरा पार्ट है लेसर हिमालय, और तीसरा पार्ट है शिवालिक।
ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है, ग्रेट हिमालय, दूसरा पार्ट है लेसर हिमालय और तीसरा पार्ट क्या है आपका, शिवालिक है। ठीक है, चलो पहले हम मैप में क्या देख लेते हैं, पहले हम मैप में चेक कर लेते हैं आपका ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है ये आपका फैला हुआ है इस तरफ, यहाँ पर ये फैला हुआ है किसके नाम से, काराकोरम रेंजेस के नाम से। एटलस खोलेंगे आप और एटलस में आपको मिलेगा यहाँ पर काराकोरम रेंज। एटलस हाथ रखना है बच्चों और उसमें आपका देखते रहना है काराकोरम रेंज। ना काराकोरम रेंज में ही इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक K2 8611 मीटर्स। ठीक है, काराकोरम रेंजेस में ही इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक K2, इसको गुडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये इंडिया का सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत का सबसे हाईएस्ट पीक है। ना ध्यान रखना बच्चों, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन कैसे हो सकता है कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है और K2 जो है बच्चों वो काराकोरम में है, ना कि हिमालयन रेंजेस में है। पहली बात तो ये समझना है, काराकोरम किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो K2 जो है वो हिमालय में नहीं है, वो किस में है, काराकोरम में है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम बात करें कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया, यानी कि हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बच्चों ये है आपकी कंचनजंगा। ठीक है, कौन सी है, कंचनजंगा, जो कहां पर है बच्चों, ये है आपकी सिक्किम में। कंचनजंगा जो पीक है ये हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहां पर है आपकी, कंचनजंगा जो है आपकी सिक्किम में है। चलिए K2 आपको मिल गया, 8611 आपका मीटर्स में K2 है। इसके अलावा काराकोरम रेंजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ऋग्वेद में भी काराकोरम का नाम आता है और ऋग्वेदा में इसका नाम लिखा गया है, पढ़ा गया है कृष्णागिरी। ऋग्वेदा और जो ओल्ड एंशिएंट टेक्स्ट है आपके इंडियन टेक्स्ट, उसमें काराकोरम रेंजेस को कृष्णागिरी का नाम आपका दिया गया है। इसके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े आपके ग्लेशियर्स हैं, जैसे आपका सियाचिन ग्लेशियर हो गया, है ना, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, आपका हिस्पर ग्लेशियर आपका हो गया, आपका बालतोरो ग्लेशियर हो गया, ये सब ढूंढना एटलस में। बालटोरा ग्लेशियर आपका हो गया, आपका बियाफो ग्लेशियर आपका हो गया, बियाफो। ठीक है, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ये सारे के सारे कहां पर हैं, आपके काराकोरम रेंजेस में है। इन सारे के सारे ग्लेशियर्स को आपने क्या करना है, लाइन में आपने कॉपी में लिखना है और लाइन में लिखना है ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम, और सबके सबको आपने एक लाइन में आपका लिख लेना है, याद करना है, क्वेश्चन इससे बनेगा। ठीक है, सो ये है आपके काराकोरम रेंजेस। इसके नीचे जो आपकी रेंज है ये है आपकी लद्दाख रेंज। इसके नीचे जो आपकी रेंज है काराकोरम के नीचे, इसका नाम है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज जो है, इसी लद्दाख रेंज में एक आपका माउंटेन है जिसका नाम है राकापोशी। ठीक है, राकापोशी माउंटेन। नाउ राकापोशी माउंटेन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड में सबसे स्टीप स्लोप वाला माउंटेन है, यानी कि ये बिल्कुल खड़ी ढाल वाला पर्वत है। इसकी ढाल जो है ना बहुत स्टीप है, एकदम सीधी है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे स्टीप ढाल वाला आपका माउंटेन है, खड़ी ढाल वाला आपका पर्वत है, जो किसमें है, आपका लद्दाख रेंज में आपका आता है। लद्दाख रेंज के नीचे है बच्चों जैस्कर, और लद्दाख रेंज का एक्सटेंडेड पार्ट जो तिब्बत और नेपाल में जाता है, इसको हम कहते हैं कैलाश माउंटेन रेंज। अब हम जानते हैं कैलाश माउंटेन रेंज जो है ये इंपॉर्टेंट है, हिंदूज के लिए बहुत बड़ा पिलग्रिम आपका स्थल है। कैलाश को जो हिंदूज हैं वो ये मानते हैं कि ये उनके आदिदेव शिव का आपका निवास स्थान है। शिव का जो घर है वो कहाँ पर है, कैलाश माउंटेन पर है। और हर साल कई लोग जो हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। इस यात्रा में, इस पिलग्रिम में क्या करते हैं लोग बच्चों, ये जो कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत जिसे कहते हैं ये शिव का घर है, इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, गोल चक्कर लगाते हैं और अपनी यात्रा को पूरा मानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कैलाश रेंज में क्या है, कैलाश आपका पर्वत है, कैलाश आपका माउंटेन है जो इंपॉर्टेंट है हिंदूज के पिलग्रिम के, उसमें आपका इंपॉर्टेंट है हिंदूज के लिए, ये बहुत होली और सेक्रेड आपका प्लेस है, लोग इसकी पिलग्रिम के लिए आपका जाते हैं। नाउ क्या कैलाश माउंटेन सिर्फ हिंदूज के लिए आपका पिलग्रिम का स्थल है, तो इसका आंसर है नहीं। कैलाश मानसरोवर का जो पिलग्रिम है या कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो जैनीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बुद्धिज्म के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एरिया है जिसको कहते हैं डैम चौक। क्या कहते हैं बच्चों, डैम चौक कहते हैं। डैम चौक वो स्थल है, वो स्थान है जहाँ पे बुद्धिस्ट ये मानते हैं कि कुछ समय महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर आपका तपस्या की है।
ठीक है, तो डेमचौक जो है ये कैलाश मानसरोवर के इस परिक्रमा वाले सर्कल में ही पड़ता है। इसके अलावा जैनीज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैनीज का ये मानना है कि जो उनके तीर्थंकर थे, ये हम पढ़ेंगे बच्चों हिस्ट्री में, तीर्थंकर वो कहते हैं अपने गुरुओं को, ठीक है, तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म के लोग अपने गुरुओं को कहते हैं, और उनके तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, ये इनके 24th और लास्ट आपके तीर्थंकर थे। और उन्होंने कहा जैनीज के अनुसार कि इस तीर्थंकर ने पूरे कैलाश मानसरोवर के इस पूरे ट्रैक को, जो लगभग 44 किलोमीटर्स का है, इसको 8 पगों में नाप लिया था। अष्टपग कहते हैं, तो वो इस जगह कहते हैं अष्टपग, किस लिए? क्योंकि उनके तीर्थंकर ने इसको 8 पगों में नाप लिया था, 8 पैरों में नाप लिया था, ठीक है। तो जो कैलाश का आपका स्थल है ये हिंदूज के लिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, और जैनीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो किस में पड़ता है बच्चों? कैलाश रेंज में पड़ता है। तो लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंडेड पार्ट जो हम तिब्बत और आपका नेपाल में देखते हैं उसको हम कहते हैं कैलाश रेंज। आज जो कैलाश रेंज है और कैलाश मानसरोवर जो पर्वत है ये चाइना में है, और यहाँ पर जाने के लिए हमें चाइना से वीजा आपका लेना पड़ता है। सरकार हर साल भारतीय श्रद्धालुओं के लिए चाइनीज गवर्नमेंट से वीजा के लिए एप्लीकेशन भेजती है, ठीक है, क्लियर हो गया। जो काराकोरम आपकी रेंजेस हैं ये 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। आपकी एक रेंज है काराकोरम जो ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी आपकी रेंज है, उसके बाद है लद्दाख रेंज, जैस्कर रेंज है, और जैस्कर का ही एक जो पार्ट जाता है आपका तिब्बत और नेपाल में उसको हम क्या कहते हैं? कैलाश रेंजेस कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। एटलस साथ में रखो बच्चों, ये सब का सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। एटलस साथ में रखो, ये सारे के सारी चीजें आपको एटलस में गिवन है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको कहाँ गिवन है? एटलस में दी हुई है। चलो अगला हम देखते हैं ग्रेट हिमालय। अगला हम क्या देखते हैं? ग्रेट हिमालय। अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करें तो ग्रेट हिमालय जो है बच्चों, ग्रेट हिमालय जो है बच्चों ये शुरू होता है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से। जम्मू कश्मीर में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है नंगा पर्वत, और यहाँ से ये हिमालय शुरू होता है। और भारत में जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर एक पर्वत है नामचा बरवा। तो अगर हम कहें कि इंडिया में हिमालय का एक्सटेंशन कितना है, तो इंडिया में हिमालयन रेंजेस का एक्सटेंशन कितना है बच्चों? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये है 2500 किलोमीटर्स। यानी कि हिमालय का भारत में विस्तार कितना है, स्प्रेड कितना है? 2500 किलोमीटर्स में आपका हिमालय का विस्तार है। अगर हम इसकी बात करें तो इम्पोर्टेंट पीक्स कौन सी हैं, तो देखो इम्पोर्टेंट पीक्स की अगर हम बात करें तो एक तो नंगा पर्वत हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पीक्स हैं वो उत्तराखंड में बहुत सारी हैं। जैसे उत्तराखंड में ही है इसकी पीक त्रिशूल, उत्तराखंड में ही इसकी पीक है नंदा देवी, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसी के साथ यहीं पर आपकी इसकी एक और पीक है जिसका नाम है कामेट। कामेट भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसके साथ साथ चौखंबा, चौखंबा भी जो पीक है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही आपको एग्जिस्ट करती है। बाकी जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ पर है बच्चों? नेपाल में है। देखो माउंट एवरेस्ट, ग्रेट हिमालय और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, 8848 मीटर्स। बहुत सारी किताबों में आपको 8850 मीटर्स भी गिवन होगा, पर एनसीईआरटी अभी भी 8848 मीटर पर ही चलता है, ठीक है। सो माउंट एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंची चोटी है आपकी हिमालय की। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं बच्चों सागर माथा। ये क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चों, एग्जाम में बहुत आता है। सागर का माथा, फोरहेड, ठीक है, सागर माथा। और तिब्बत में इसे कहते हैं चोमू ला, चोमू ला, ठीक है। तिब्बत में क्या कहते हैं इसको? तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमू ला, चोमू ला। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट कहां पर है बच्चों? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। इसके अलावा नेपाल में कौन कौन सी पीक है इसकी? इसके अलावा हम देखें तो देखो धौलागिरी। एटलस में आपको नेपाल का मैप होगा एशिया के मैप्स के बाद, उसमें देखना आपको नेपाल का मैप खुलेगा, फिर आपको सारी चोटें मिल जाएगी। धौलागिरी हो गई, धौलागिरी के बाद है आपका मकालू,
मकालू के बाद है मनसालू, मनसालू, मनसालू के बाद यहाँ नीचे लिख देता हूँ अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा हो गया बच्चों। उसके बाद है गौरी शंकर, गौरी शंकर आपका हो गया। ये सारी की सारी चोटियां कहाँ पर हैं बच्चों? ये ग्रेट हिमालय में है और कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, भारत में जो चोटियां हमने बात की इंपॉर्टेंट वो कौन सी है? नामचा बरवा हो गई, और एक इंपॉर्टेंट छूट गई बच्चों, कौन छूट गई बताओ जरा? कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में है और ये हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। हिमालयास की इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी कंचनजंगा है। और हिमालय की विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा, चोमुला या माउंट एवरेस्ट के नाम से भी आपका कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मैप में, अगर मैं देखूं बच्चों कि मैप में ये पीक जो है वो कहां पर आएगी, तो देखो यहां से तो देखो यहां पर है आपका नंगा पर्वत। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत से ऐसे करके हिमालय, ग्रेट हिमालय आपका शुरू होगा और इस तरह से एंटर कर जाएगा कहाँ? आपके नेपाल आदि देश में। ठीक है, नाउ अगला जो हिमालय का आपका पार्ट है इसे हम कहते हैं लेसर हिमालय। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? लेसर हिमालय। अगर हम लेसर हिमालय की बात करें, अगर हम बात करें किसकी? लेसर हिमालय की, तो लेसर हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं? नाउ लेसर हिमालय की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसमें आता है पीर पंजाल। एटलस खोल के रखना बच्चों, जम्मू कश्मीर वाला पेज देखना और उसमें आपको दिखेगा पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल के बाद हिमाचल प्रदेश में धौलाधार। ठीक है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधार। और उत्तराखंड में इसमें कुमाऊं हिल्स, मसूरी हिल्स और नाग टिब्बा भी आता है, नाग टिब्बा हिल्स, नाग टिब्बा हिल्स। ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में, नेपाल की तरफ आपका कुमाऊं की तरफ नाग टिब्बा हिल्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा नेपाल में इसे कहते हैं महाभारत रेंजेस। ठीक है, नेपाल में इसको कहा जाता है आपका महाभारत रेंजेस कहा जाता है। नाउ बच्चों एक चीज समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांस हिमालय और जो आपका ग्रेट हिमालय है, इसकी जो इकोलॉजी है ये बहुत ज्यादा श्रूड है। इसका मतलब क्या है? यहां पर इस इकोलॉजी में जीवन बहुत ज्यादा कठिन है। कारण ये है कि ट्रांस हिमालय और लेसर हिमालय की चोटियां वर्ष भर बर्फ से जमी रहती हैं। वर्ष भर बर्फ से जमी रहने के कारण हम ये देखते हैं कि इन एरियाज में एग्रीकल्चर की कंडीशंस आपकी नहीं है, क्योंकि बर्फ जमी है तो कृषि नहीं हो सकती। अब बच्चों जहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता है वहां पर सिविलाइजेशन भी नहीं होता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स भी नहीं होते, मानवों का बसाव भी नहीं होता। क्योंकि अगर किसी जमीन में पैदावार नहीं होगी तो वहां पे रहने वाले लोग खाएंगे क्या? तो ऐसे कंडीशन में हम ये देखते हैं कि ट्रांस हिमालय और आपका जो ग्रेट हिमालय है यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा लोग नहीं रह रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो रहते हैं, और वो कौन रहते हैं? आप सुनते हैं बहुत सारी ट्राइब्स, जैसे उत्तराखंड में एक ट्राइब्स है भोटिया, आपके हिमाचल में एक ट्राइब है किन्नौरी या गद्दी, और जम्मू कश्मीर में ट्राइब है आपकी बकरवाल या लद्दाखी। सो जो आपका ग्रेट हिमालय वाला आपका हिस्सा है इसमें बड़ी मात्रा में ये ट्राइबल लोग आपके रहते हैं, जो क्या करते हैं आपका, हिंदी में बच्चों को कहते हैं ऋतु परिवास, सीजनल होम्स इनको कहा जाता है। जब भी गर्मी होती है तो ये आपकी जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये हाईलैंड्स पर आपका मूव कर जाती है, यानी कि मूव कर जाती हैं ग्रेट हिमालय ट्रांस हिमालय के पहाड़ों पर, और जैसे ही सर्दी होती है तो ये नीचे उतर आती है। इसे हम कहते हैं ऋतु प्रवास, सीजनल कहते हैं इसको, सीजनल होमिंग कहते हैं इसको। ठीक है, सो ज्यादातर जो हिमालय में ज्यादातर जो लोग आपके रहते हैं, ठीक है,
हिमालय में ज़्यादातर जो लोग आपके रहते हैं वो रहते हैं कहाँ पर? लेसर हिमालयाज में। क्यों लेसर हिमालय में क्यों रहते हैं? क्योंकि लेसर हिमालय में पहली बात तो ये कि मौसम अच्छा है, बर्फ ज़्यादा नहीं होती है। बर्फ ज़्यादा नहीं होने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होगा ही होगा। इसके साथ साथ बच्चों, जब यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स आपके बने तो ह्यूमन सेटलमेंट्स के साथ साथ, क्योंकि ये जगहें बहुत सुंदर हैं, यहाँ पर क्या डेवलप होंगे बच्चों? टूरिस्ट प्लेसेस भी डेवलप होंगे। क्या डेवलप होंगे? टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप होंगे। जैसे बच्चों, पीर पंजाल में जो टूरिस्ट प्लेस है वो है आपका श्रीनगर। श्रीनगर, या इसको आप कहते हैं कश्मीर वैली। कश्मीर वैली जो है बच्चों वो किन पहाड़ों में है? पीर पंजाल में है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ऐसे ही बच्चों, धौलाधार में आपका हिमाचल का कैपिटल शिमला है, और जितने भी हिमाचल के आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं? धौलाधार में है। तो क्या बन गया? देखो, टूरिस्ट प्लेस बन गया। अब देखो कुमाऊं हिल्स, कुमाऊं में देखो कितने सारे आपके टूरिस्ट प्लेस हैं। कुमाऊं उत्तराखंड में है। कुमाऊं में देखो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा कुमाऊं में है। नैनीताल कुमाऊं में है। इसके साथ साथ रानीखेत कुमाऊं में है। ठीक है, द्वारा हाट कुमाऊं में है। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके साथ साथ मसूरी का नाम तो सबने सुना है। मसूरी भी कहाँ है? उत्तराखंड में है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। महाभारत जो रेंज है कहाँ पर बच्चों? नेपाल में कहते हैं महाभारत। तो इसमें आप देखो काठमांडू है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो काठमांडू भी कहाँ पर है आपका? लेसर हिमालय में ही आपका आता है। एक और जो आपका स्पेशल ज्योग्राफिकल कंडीशन है जो इन क्षेत्रों की सुंदरता को और बढ़ाता है, वो क्या है बच्चों? ये जो लेसर हिमालय की ये ढालें होती है ना बच्चों, ये वाली, ये स्लोप्स जो होते हैं ना बच्चों, इसमें बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान, बहुत सुंदर घास के मैदान पाए जाते हैं बच्चों। और इन घास के मैदानों को, इन मिडोज को कश्मीर में आप बोलते हो मर्ग। कश्मीर में क्या बोलते हो आप इनको? मर्ग। जैसे आपने प्लेसेस सुने हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो वो क्या है? ढालों पर पाए जाने वाले, इन स्लोप्स पर पाए जाने वाले आपके मिडोज हैं, घास के मैदान हैं। और हिमाचल में इन्हें कहा जाता है थच। हिमाचल में इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? थच कहते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड में बच्चों इनको कहते हैं बुगियाल, बुगियाल और पयार। ठीक है, ये जो घास के मैदान है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखो, कश्मीर में इन घास के मैदानों को कहते हैं हम मर्ग। उसके बाद हिमाचल में इन्हें कहते हैं थच, उत्तराखंड में इन्हें कहते हैं बुगियाल और पयार। ये कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? ये जो आपका माउंटेन है इसके जो स्लोप्स हैं, यहाँ पर ये मिडोज, यहाँ पर ये घास के मैदान आपके पाए जाते हैं, जो इस जगह को बहुत सुंदर आपका बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बच्चों है लेसर हिमालय। इसका जो एवरेज हाइट रहता है ये 4500 मीटर के आसपास आपका रहता है, एवरेज हाइट इसका है। यानी कि ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ आपकी ज़्यादा समय तक आपकी नहीं रहती है, एक समय में बर्फ़ पिघल जाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं अगला है आपका शिवालिक। अगर हम शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक जो है, अच्छा पहले ये यहाँ पर है पीर पंजाल वगैरह, तो मैंने इसको डाल दिया यहाँ पर लेसर हिमालय में। ठीक है, जब आप एटलस खोलोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा पीर पंजाल। क्या दिखेगा आपको? पीर पंजाल दिखेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों धौलाधार, और इसके नीचे जाते जाते आपको उत्तराखंड में कुमाऊं और मसूरी श्रेणियाँ भी दिखेंगी। अब इसके नीचे पाकिस्तान में एक प्लेट्यू है, इसका नाम है बच्चों पोटवार। पाकिस्तान में एक प्लेट्यू है पोटवार। पोटवार के प्लेट्यू से आपका शुरू होती है शिवालिक रेंजेस। ठीक है, पोटवार का जो प्लेट्यू है यहाँ से आपकी शुरू होती है शिवालिक रेंजेस, और शिवालिक रेंजेस आपकी फैली हुई है कहाँ पर? अरुणाचल तक आपकी फैली हुई हैं। जो शिवालिक आपकी रेंजेस हैं ये आपकी फैली हुई हैं कहाँ तक? अरुणाचल तक आपकी फैली हुई हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बच्चों शिवालिक रेंजेस की, ठीक है, तो शिवालिक रेंजेस बनी है आपकी रिवर्स के जो डिपोजिशन होते हैं उनसे शिवालिक रेंजेस आपकी बनी है। तो हम देखें कि पोटवार प्लेट्यू पाकिस्तान में है। पोटवार प्लेट्यू, यहाँ से शिवालिक रेंजेस आपका स्टार्ट होगा और कहाँ तक? जहाँ से आपका नेपाल में आएगी कोसी रिवर।
ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपका शुरू होगा और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आने वाली, दार्जिलिंग हिल्स है बच्चों, दार्जिलिंग हिल्स जो है ये आपके कहाँ पर है, दार्जिलिंग हिल्स है आपके सिक्किम में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग हिल्स सिक्किम में है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, आपके लेसर हिमालय का पार्ट है दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है। दार्जिलिंग हिल से आने वाली रिवर है तिस्ता, और भूटान यहाँ पर देश है, भूटान से आने वाली रिवर है एमो। इनके बीच में ये जो आपका शिवालिक्स है ये पूरी तरह गायब हो जाएंगे। ये क्या है, आपके शिवालिक्स है। और उसके बाद ये कहाँ निकलेंगे बच्चों, ये सारे के सारे पर्वत निकलेंगे अरुणाचल प्रदेश में, अलग अलग नाम से। अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ियों के रूप में है जिनका नाम है मिरी, फिर है मिशमी, फिर है डाफला, फिर है अभोर। इन पहाड़ियों के रूप में जो आपके शिवालिक्स हैं ये आपके फैले हुए हैं कहाँ तक, मिरी, मिश्मा, डाफला, अबोर के रूप में अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला आपका पोर्शन है वहाँ पर ये पहाड़ियाँ जो हैं आपकी नागा हिल्स हो गई, मिजो हिल्स हो गई, ठीक है। फिर आपकी मणिपुर हिल्स हो गई, ईस्ट मणिपुर हिल्स हो गई, आपकी बरेल हिल्स आपकी हो गई। ये सारी की सारी हिल्स को हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ कौन सी हैं, आपकी पूर्वांचल हिल्स के नाम से इन पहाड़ियों को आपका जाना जाता है। ये सारी सारी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, आपका नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है बच्चों। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ से निकल कर आएगी वो क्या, मैं आपको समझाता हूँ इस तरह। ये सबसे ऊंचा, सबसे नॉर्थ मोस्ट पर्वत हो गया कौन सा बच्चों, ट्रांस हिमालय क्या हो गया, सबसे नॉर्थ मोस्ट हो गया। इसके नीचे है ग्रेट हिमालय, ठीक है। इसके नीचे है लेसर हिमालय, और इसके नीचे है शिवालिक्स, है ना। अब देखो आपको ये पता कैसे चले कि आप ट्रांस हिमालय में हो या ग्रेट हिमालय में हो या लेसर हिमालय में हो, शिवालिक हिमालय में हो। तो इन सभी माउंटेन्स के बीच में इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, ठीक है, जो किसी न किसी पर्टिकुलर लैंडस्केप की वजह से खींची गई हैं। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो डिवाइड करती है किसको, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को, इसको हम कहते हैं इंडस सांगपो सचर जोन, ठीक है। आम भाषा में इसको हिंज लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा सचर जोन कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आपने आंसर कह देना है ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्या है आपका, ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है इसे हम कहते हैं मेन सेंट्रल थर्स्ट, MCT कहते हैं इसको, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहां पर है, आपका ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच की आपकी रेखा है। लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच की लाइन है जो किसको डिवाइड करती है, लेसर और ग्रेट को आपका डिवाइड करती है। उसके बाद है आपका शिवालिक, तो लेसर और शिवालिक के बीच में आपका है मेन बाउंड्री थर्स्ट, इसको हम कहते हैं MBT। तो मेन बाउंड्री थर्स्ट जो है ये लाइन है जो किसको डिवाइड करती है, लेसर हिमालय और शिवालिक को। यानी कि सचर जोन के नीचे ग्रेट हिमालय होगा, सचर जोन के ऊपर क्या होगा, ट्रांस हिमालय। MCT के नीचे लेसर हिमालय होगा, MCT के ऊपर क्या होगा, ग्रेट हिमालय। मेन बाउंड्री थर्स्ट के नीचे शिवालिक होगा और ऊपर क्या होगा, लेसर हिमालय होगा, ठीक है बच्चों। अब जो शिवालिक है, देखो शिवालिक के नीचे क्या होंगे बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन्स होंगे, है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ है, हिमालय के साउथ में है ना। तो यहां पर भी एक फॉल्ट है, इसे हम कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या कहते हैं हम इसको, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, यानी कि इसको हम कहते हैं HFF। तो HFF किसको डिवाइड करता है बच्चों, शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करता है। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को डिवाइड करता है बच्चों सचर जोन, और ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय को अलग करता है कौन, MCT, मेन सेंट्रल थर्स्ट अलग करता है। और लेसर हिमालय और शिवालिक कौन अलग करता है,
MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट अलग करता है, और हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन से कौन अलग करता है? आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये है बच्चों आपके नॉर्दर्न प्लेन्स या नॉर्थ के माउंटेन्स। और इसमें और भी बहुत सारी आपके माउंटेन रेंजेस हैं, उसको मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक दूसरे लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपसे फिर से कहा है, एटलस लेकर बैठना है ज्योग्राफी पढ़ते समय। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको एटलस में आप मार्क करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कॉपी लेकर बैठना है ताकि आप साथ के साथ नोट्स भी आपके बनाते रहें। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाता है, और सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं, सबके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। हिंज लाइन हो गया, MCT, MBT, HFF। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।